हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इडियो मिस्ट्री। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक सफल प्रशासक तथा कुशल प्रबंधक भी था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता शहाबुद्दीन मसूद की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात सुल्तान जलालुद्दीन ने ही अलाउद्दीन का पालन पोषण किया था। उसकी शासन व्यवस्था पूर्ण रूपेण सुसंगठित, निरंकुश तथा विशुद्ध सैनिक शासन था। सैनिकों के बल पर ही उसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में विजय का पताका फहराई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से एकदम अलग कर दिया था। उसके शासन काल में उलेमाओं तथा मुल्लाओं का कोई प्रभाव नहीं था। अलाउद्दीन वही करता था जो उसके विचार से राज्य के हित में होता था। तो आइए अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति एवं निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के कारण एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के पास लगभग 50,000 दास थे, जिन पर अत्यधिक खर्च होता था। इन तमाम खर्चों की दृष्टि में रखते हुए अलाउद्दीन ने एक नई आर्थिक नीति का निर्माण किया। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के विषय में हमें व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख-ए-फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन-उल-फुतूह, इब्न बतूता की पुस्तक रहेला एवं इशामी की पुस्तक फुतूह सलातीन से मिलती है। तो आइए अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, जो इस प्रकार है। अलाउद्दीन ने एक अधिनियम द्वारा दैनिक उपयोगों की वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण अनाजों का मूल्य इस प्रकार था: गेहूँ 7.5 जिंतल, चावल 5 जिंतल, जौ 4 जिंतल, उड़द 5 जिंतल, मक्खन या घी 2.5 किलो 1 जिंतल। मूल्यों की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की बिक्री हेतु शहना-ए-मंडी नामक बाजार की स्थापना की। प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भंडारी की व्यवस्था की थी।
अपनी राशन व्यवस्था के अंतर्गत अनाज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सुल्तान ने 2 क्षेत्रों से लगान अनाज के रूप में वसूल किया, पर पूर्वी राजस्थान के छाइन क्षेत्र से आधी माल गुजारी अनाज में और आधी नगद के रूप में वसूली जाती थी। अकाल या बाढ़ के समय प्रत्येक घरों को प्रतिदिन आधा मन अनाज देता था। राशनी व्यवस्था अलाउद्दीन की नवीन सोच थी। मलिक काबुल को अलाउद्दीन ने खाद्य धान्य या अन्न भंडार का शहना ए मंडी नियुक्त किया था। सराय ए अदल एक ऐसा बाजार होता था जहां पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित किया गई वस्तुओं बिकने के लिए आती थी। सराय ए अदल का निर्माण बदायूं द्वार के समीप एक बड़े मैदान में किया गया था। इस बाजार में 1 टंके से लेकर 10,000 टंके तक के मूल्यों की वस्तु बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन ने कपड़ों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को खाद्य धान्य के व्यापारियों की तुलना में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया। तो आइए अब देखते हैं अलाउद्दीन की आर्थिक प्रशासन, जो इस प्रकार है। अलाउद्दीन के शासनकाल में दिल्ली में आकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को दीवान ए रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नाम का अधिकारी करता था। उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष, जिसे सहना ए मंडी कहा जाता था, बाजार का उच्च अधिकारी होता था। इसके अधीन बरीद होते थे जो बाजार में घूमकर बाजार का निरीक्षण करते थे। बरीद के नीचे मुन्हियान व गुप्तचर कार्य करते थे। अधिकारियों का क्रम इस प्रकार था: पहला दीवान ए रियासत, दूसरा सहना ए मंडी, तीसरा बरीद, चौथा मुन्हियान या गुप्तचर। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने परवाना नवीस नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य तस्बीहस, नवरेज, कंज, मावरी, सुनहरी जरी, देवगिरी रेशम, खुज्जे एवं कमरबंद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए परवाना नवीस परमिट जारी करता था। घोड़ा, दासों एवं मवेशियों के बाजार में मुख्यतः 4 नियम लागू थे, जो इस प्रकार है: पहला, किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण। दूसरा, व्यापारियों एवं पूंजीपतियों का बहिष्कार। तीसरा, दलाली करने वाले लोगों पर कठोर अंकुश। सुल्तान द्वारा बार बार जांच पड़ताल। पचमा, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजीर, नापतौल अधिकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व एवं कर व्यवस्था, जो इस प्रकार है। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक़्फ़ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। साथ ही साथ मुकदमों, खूंटों एवं बालहारों के विशेष अधिकारों को वापस ले लिया। अलाउद्दीन ने दोआब, गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में लगान की दर में वृद्धि के आदेश दिए और किसान को उपज के 1/3 अथवा 33% के स्थान पर अब 1/2 अथवा 50% लगान के रूप में देने के आदेश दिए। अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश नाप कराकर मशाहत एवं भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन भूमि के एक विसरा को एक इकाई माना। सुल्तान लगान को अन्न के रूप में वसूलने को महत्व देता था। तो आइए अब देखते हैं अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर, जो इस प्रकार है। पहला घरी कर, जो मकान पर लगने वाला कर था। दूसरा चराई कर, जो चारागाह तथा दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। करी या करही नामक कर का भी जिक्र मिलता है।
जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खुमस कर 4/5 भाग राज्य के हिस्सों एवं 5वां हिस्सा सैनिकों को मिलता था। ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा। अलाउद्दीन के लगान और कर संबंधी सुधार पूर्णतः सफल सिद्ध हुए। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को संपन्न बनाने में सफलता पाई और साम्राज्यवादी विस्तार के पर्याप्त साधन भी प्राप्त किए। साथ ही साथ उसने मध्यस्थ भूमिपति वर्ग द्वारा विद्रोह एवं उपद्रवों की समस्या पर नियंत्रण भी प्राप्त किया। अतः अलाउद्दीन खिलजी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत करता 5 जनवरी 1316 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे।